वेलकम टू लेट्स स्टडी विद रजत। डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ले, और अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उससे पहले वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले फिजिक्स के वीडियो और पॉलिटी के वीडियो और हिस्ट्री की वीडियो जो प्रीवियस ईयर MCQ हैं जो कि RRB NTPC में पूछ गए हैं करा चुका हूँ, वो वीडियो को भी देख लें। और ये मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो फिजिक्स का है, इसको ध्यान से देखें। ये सारे क्वेश्चन RRB NTPC में, SSC में और विभिन्न वनडे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा हर क्वेश्चन का। और लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि फिजिक्स वहाँ पर भी पूछी जाती है। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी बताऊँगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, प्रत्यावर्ती धारा सर्किट में मीटर क्या मापते हैं। यानी कि आपके घर के बाहर एक मीटर लगा होता है प्रत्यावर्ती धारा का। प्रत्यावर्ती धारा को अगर समझना चाहें तो प्रत्यावर्ती धारा होती है AC, जो आपकी बिजली होती है उसको कहते हैं AC, यानी AC करंट, यानी अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कहा मीटर क्या नापते हैं, जो घर के बाहर आपका मीटर लगा रहता है वो क्या मापता है। क्या वो औसत मान को मापता है, क्या वो RMS वैल्यू को मापता है, कि उच्चतम मान को मापता है, या वर्ग माध्य मान को मापता है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर RMS वैल्यू। अब ये RMS वैल्यू क्या होती है उसको भी आप थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिएगा होता क्या है कि अगर हम थोड़ा AC के ग्राफ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो AC का ग्राफ यानी अल्टरनेटिव करंट का ग्राफ क्या होता है, इस तरह से बनता है, इस तरह से। यानी कि एक बार प्लस ऊपर की तरफ, दूसरी तरफ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पर होता क्या है कि AC में जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की दिशा हर समय बदलती रहती है। अब ये याद ध्यान रखिएगा आप कि एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कराने वाला जो होता है ना, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की दिशा जो है ना हमेशा बदलती रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की दिशा जब बदलती रहती है तो यहाँ पर मीटर को मापने के लिए जो है ना करंट चाहिए, या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर RMS वैल्यू को पता करते हैं। अब RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं, कोई भी एक हाईएस्ट वैल्यू यानी हाईएस्ट मान को हम ले लेते हैं, और उस हाईएस्ट वैल्यू को क्या करते हैं, फिर उस हाईएस्ट वैल्यू से हम उसका वर्क कर लेते हैं। जैसे वर्क करने से क्या होता है, वो पॉजिटिव बन जाता है। जिसे मान कर लीजिए -2 है तो -2 का अगर वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। यानी कि अब क्या हो गया, वर्क करने के बाद ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और पॉजिटिव हो जाने के बाद फिर क्या करते हैं, उसका लेते हैं औसत। क्या लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, औसत लेते हैं। और औसत लेने के बाद उसका हम वर्गमूल निकालते हैं। इस प्रकार से जब वर्गमूल निकालते हैं तो इस प्रकार से जो आपकी मीटर की रीडिंग ली जाती है, यानी कि आपको जो बिल बन के आता है वो इस प्रकार से बन के आता है। पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की जो दे रखा होता है एक वैल्यू जो होती है, हाईएस्ट वैल्यू होती है, पीक वैल्यू जिसे बोल सकते हैं। उस पीक वैल्यू का क्या करते हैं, हम वर्क करते हैं। वर्क करने के बाद, क्योंकि वर्क करने से क्या होता है, वो पॉजिटिव बनती है। वर्क करने के बाद हम उसका क्या करते हैं, उसका हम फिर औसत निकालते हैं। औसत निकालने के बाद हम उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो उसके बाद वर्गमूल निकालने के बाद ये आपका बिल क्रिएट होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा में मीटर आपका क्या मापते हैं, RMS वैल्यू मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम। फ्लेमिंग का जो आपका दाहिने हाथ का नियम है, यानी कि आपका फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम किस दिशा पता करने के लिए उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, फ्लेमिंग ने 2 रूल दिए हैं, एक लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, यानी दाएं का नियम और एक बाएं का नियम। अब देखिएगा यहाँ पे क्या पे प्रत्यावर्ती धारा को मापने के लिए क्या जाता है, कि धारा को नापने के लिए क्या जाता है, कि प्रेरित धारा को या वास्तविक धारा को। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा प्रेरित धारा को। दाहिने हाथ का नियम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, प्रेरित धारा को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी कि जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है वो क्या चीज़ मापने के लिए किया जाता है। बाएं हाथ का नियम क्या किससे संबंधित है, किस लिए प्रयोग किया जाता है। क्या वो विद्युत धारा पर विद्युत प्रभाव को मेजर करने के लिए होता है, चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को, या चुंबक पर विद्युत प्रभाव का, या विद्युत धारा पर चुंबकीय प्रभाव का। तो आप ध्यान रखिएगा, अब राइट आंसर बनेगा D, विद्युत धारा पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को। अब ये दोनों फ्लेमिंग के राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल को याद कर लीजिएगा, इनको सही से पढ़ लीजिएगा एक बार बुक्स में, और इसको समझ लीजिएगा कि कौन सा विद्युत क्षेत्र के लिए होता है, कौन सा इसकी दिशा, बल की दिशा बताता है, क्या चीज़ बताता है। इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिष्ट धारा। अब ध्यान से देखिएगा, दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या है। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, ये 50 पे मार्क कराएंगे। ध्यान रखिएगा, ये DC का पूछा गया है, ना कि AC का पूछा गया है।
एसी का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, इसलिए यहाँ पर डीसी की पूछी गई है। डीसी का क्या होता है, यहाँ पे शून्य बनेगा। अब शून्य क्यों बनेगा, देखिए डीसी जो बहती है उसका अगर ग्राफ समझना चाहें तो स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ पर होता है क्या है, स्ट्रेट लाइन होने की वजह से क्या करता है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, तो पहले उसको समझ लीजिएगा। आवर्त का मतलब होता है कि 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन ने कितनी बार अपनी दिशा को बदला है, यानी कि कितनी बार दिशा को पलटकर उसे अपनी पहली वाली पोजीशन में वापस आ गया है। अब होता है कि यहाँ पर अगर अल्टरनेटिव करंट की बात करें तो अल्टरनेटिव करंट यानी एसी में क्या होता है, इस तरह से ग्राफ बनता है, यानी कि एक बार इलेक्ट्रॉन ये ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा को लगातार बदलता रहता है। जबकि डीसी में क्या करता है, डीसी में वो लगातार एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है, यानी कि वो ऊपर की तरफ ही चलता रहता है, यानी कि यहाँ पर आवृत्ति उसमें चेंज होती नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा शून्य। नए क्वेश्चन पे चलिएगा। नए क्वेश्चन देखिएगा। नए क्वेश्चन दे रखा है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दिश धारा में किस यंत्र द्वारा परिवर्तित किया जाता है। यानी कि आपसे पूछा है एसी को मुझे कन्वर्ट करना है डीसी में, तो वो किसी की सहायता से कन्वर्ट किया जाता है। क्या वो ट्रांसफार्मर की सहायता से किया जाता है, क्या डायनेमो से किया जाता है, कि दोलक से किया जाता है, कि रेक्टिफायर से किया जाता है। ध्यान रखिए रेक्टिफायर से क्या करते हैं हम एसी से डीसी में कन्वर्जन करते हैं। अब ट्रांसफार्मर को समझ लीजिएगा। ट्रांसफार्मर क्या है, एक प्रकार का एक इलेक्ट्रिक उपकरण है। तो ये इसका काम तो एसी से डीसी कन्वर्जन नहीं है। इसका क्या काम है, ये क्या करता है, कोई भी वोल्टेज को उच्च यानी हाई करता है और लो करता है, उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। डायनेमो का कार्य क्या है, डायनेमो क्या करता है, आपका डायनेमो क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट में परिवर्तन करता है। मैकेनिकल यानी कि मैकेनिकल जो होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और दोलक आपका किस में प्रयोग होता है, ये दोलन घड़ियों में प्रयोग होता है, जिसको आप एसएचएम सरल सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, यदि एक फूड तरंग रेक्टिफायर की इनपुट आवृत्ति n है तो आउटपुट आवृत्ति कितनी मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा ये डबल होकर मिलती है 2n। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत पंखे की गति को बदलने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है। यानी कि आपका फैन है, फैन लगा रहता है। फैन में कह रहा है कि अगर फैन को आपको इसकी स्पीड को बढ़ाना है या कम करना है तो आप किस उपकरण को यूज करते हैं। ये तो आप सुना ही होगा कि एम्पलीफायर को करते हैं, कि नियामक या रेगुलेटर को करते हैं, या स्विच को करते हैं, रेक्टिफायर को करते हैं। तो अभी मैंने रेक्टिफायर का बताया था, रेक्टिफायर का AC टू DC कन्वर्जन होता है। स्विच का क्या होता है, स्विच बिजली यानी करंट को या तो फ्लो कराता है या नॉन फ्लो कराता है, यानी ऑन एंड ऑफ के लिए प्रयोग होता है। और एम्पलीफायर क्या करता है, अगर कोई भी आवृत्ति कम है, किसी की आवृत्ति कम है या साउंड की आवृत्ति कम है तो उसको एम्पलीफाई यानी बढ़ा देता है, हाई बढ़ा देता है, यानी कि उसकी जो है ना एम्पलीफायर की यानी लाउडनेस जो है ना वो क्या कर देता है, ज़्यादा बढ़ा देता है, ये एम्पलीफायर का काम है। रेगुलेटर का काम क्या है, रेगुलेटर क्या करता है, पंखे की स्पीड को क्या करता है, बढ़ाता है या घटाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जो उपकरण किसी विद्युत सर्किट में धारा को सीमित करने के लिए उपयोग किया जाता है उससे क्या कहा जाता है। यानी कि जो आपका उपकरण है वो क्या करे, विद्युत धारा को जो है ना विद्युत सर्किट में क्या करे, धारा को सीमित करे, तो उसको क्या कहते हैं, कि ग्रिड कहते हैं, कि फ्यूज कहते हैं, कि यहाँ पर हब कहते हैं, या चालक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको क्या ध्यान से पढ़ना। जो उपकरण किसी विद्युत सर्किट में धारा को सीमित करने के लिए उपयोग में किया जाता है, यानी कि क्या करता है, ये धारा को सीमित करता है। सीमित करने के लिए ना तो ग्रिड यूज किया जाता है, ना तो हब यूज किया जाता है, ना चालक यूज किया जाता है। राइट आंसर होता है फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फ्यूज के तार की विशेषता है। यानी कि फ्यूज का जो तार होता है, फ्यूज, अभी ये इसको आप थोड़ा समझिएगा। फ्यूज होता है क्या, फ्यूज आपने देखा होगा आपके इन्वर्टर्स में या किसी भी जो महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनमें क्या करता है, एक फ्यूज लगा दिया जाता है। जो आपका फ्यूज होता है ना, वो फ्यूज का इस तरह एक मेटल का बना होता है, जिससे वो क्या करता है, अगर इसमें हाई करंट अगर इसमें प्रवाहित हो गया आपके किसी भी सर्किट में, तो क्या करता है, उस सर्किट को ब्रेक डाउन कर देता है, यानी खुद खराब हो जाएगा, लेकिन आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जो है खराब नहीं होने देगा। यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपका फ्यूज की वजह से ही बच जाता है। और फ्यूज की वजह से बच जाता है तो फ्यूज को 2-4 रुपये में आप क्या करते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। और जबकि आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, सपोज आपका मान कर चलिए आपका
इन्वर्टर है तो इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर में फ्यूज खराब हो जाएगा तो आपका 2-4 रुपये में ये रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर इन्वर्टर का और पार्ट खराब होता है तो फिर ये क्या करता है, उसमें काफ़ी महंगा आता है। तो फ्यूज एक प्रकार का हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम में लगा रहता है, जिसमें क्या होता है वो किसकी उसकी विशेषता क्या होती है, उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक का होता है कि उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक का होता है, कम प्रतिरोध और उच्च गलनांक का होता है, कम प्रतिरोध और कम गलनांक का होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके राइट आंसर बनेगा उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक का। कैसा होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध का और कम गलनांक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विद्युत ऊष्मार में प्रयुक्त पदार्थ है, यानी कि विद्युत ऊष्मार को आप समझिएगा, इसको बोला जाता है प्रेस। शुद्ध हिंदी लिख रही है वहाँ पर, प्रेस बोला जाता है। तो प्रेस में आप किसका यूज करते हैं, क्या टंगस्टन का करते हैं, क्या निक्रोम का करते हैं, पीतल का करते हैं, इस्पात में करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उसमें करते हैं हम प्रेस में निक्रोम का। किसका करते हैं, निक्रोम का। टंगस्टन का यूज कहाँ करते हैं, ये विद्युत बल्ब में यूज किया जाता है। और पीतल तो एक प्रकार से आप समझते ही हैं। इस्पात को क्या करते हैं, इस्पात में अगर यहाँ पर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होती है, तो इस्पात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, वह उपकरण जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। इससे पहले मैंने बता चुका हूँ क्या करता है, रेक्टिफायर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ट्रांसफार्मर क्या करता है, क्या डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, नहीं करता है। इससे पहले फैक्ट बता चुका हूँ। प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को कम करने या बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यही हमारा राइट आंसर मिल गया। इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर में दो अलग अलग प्रकार की प्राइमरी और सेकेंडरी आपकी क्या देती हैं, इस तरह से क्वालिटी दे रखी होती है। इसमें लाइट प्रोवाइड करते हैं, सेल्फ इंडक्स से ये वाला खुद से जनरेट हो जाता है। तो ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर का वर्क क्या, ये किसी भी वोल्टेज को कम करता है या ज़्यादा करता है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या स्वप्रेरक पे करता है, कि पारस्परिक प्रेरक पे करता है, कि विद्युत जनक पे करता है, या इन्वर्टर पे करता है। तो राइट आंसर पड़ेगा पारस्परिक प्रेषण, क्योंकि इसमें ये वाली कुंडली और ये दूसरी वाली कुंडली पे, यानी कि इससे ये कुंडली 1 मान लो तो ये दूसरी, तो ये एक दूसरे पारस्परिक प्रेरक, इसकी वजह से और इसकी वजह से ये जनरेट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समतल दर्पण के परावर्तन के बाद एक शब्द लिखा है एम्बुलेंस, शब्द कैसा दिखेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये दिखेगा ऑप्शन नंबर बी, इस तरह से दिखेगा। अगर जब आप यहाँ पर क्या समतल दर्पण एम्बुलेंस के सामने लगा दें, आप पढ़ते होंगे रीजनिंग में आपको इससे रिलेटेड चैप्टर पढ़ाया जाता है मिरर एंड इमेजेस, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर समतल दर्पण जब आप लगाएंगे तो फिर क्या होगा, ये एम्बुलेंस शब्द किस तरह दिखेगा, इस तरह से आपको दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार एक कण का द्रव्यमान, यानी कि सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार एक कण का द्रव्यमान कैसा रहता है, पर्यवेक्षक के संबंध में वेग में वृद्धि के साथ बढ़ता है, वेग में वृद्धि के साथ घट जाता है, वेग में कमी के साथ घट जाता है, वेग से स्वतंत्र होता है। तो राइट आंसर बनेगा पर्यवेक्षक के संबंध में वेग में वृद्धि के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हिग्स बोसोन, ये याद रखिएगा, शब्द किससे जुड़ा है, क्या नैनो प्रौद्योगिकी यानी नैनो टेक्नोलॉजी से, या कैंसर विज्ञान से, या गॉड पार्टिकल से, या स्टेम सेल सोच से। तो राइट आंसर बनेगा गॉड पार्टिकल से जुड़ा हुआ है। क्या शब्द, हिग्स बोसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीजोन कहाँ पाए जाते हैं, यानी मीजोन कहाँ पाए जाते हैं, क्या वो कॉस्मिक किरणों में पाए जाते हैं, कि एक्स किरणों में पाए जाते हैं, गामा किरणों में पाए जाते हैं, कि लेजर बीम में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर बन गया कॉस्मिक किरणों में पाए जाते हैं मीजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का एक आवश्यक तत्व क्या है, क्या वो बेरिलियम है, सिलिकॉन है, टेटलम है, शुद्ध तांबा है। तो राइट आंसर बनेगा सिलिकॉन। आपको पता है सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों क्या है, सेमीकंडक्टर है, अर्धधातु हैं, अर्धचालक धातु हैं। इनका उपयोग क्या किया जाता है, सौर पैनल में इनका ही उपयोग किया जाता है। जब इनके ऊपर सूर्य से क्या होता है, यहाँ पर सूर्य से किरण होती है जिसको हम कहते हैं अवरक्त किरण। अवरक्त किरण क्या होती है कि सौर पैनल पे पड़ती है, तो सौर पैनल पे पड़ने के बाद क्या करता है, इसका सौर पैनल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और सौर पैनल का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सिर्फ ये सिलिकॉन और जर्मेनियम ये धातुएं क्या करती हैं, एक तरह से चालक की तरह व्यवहार करने लगती हैं। तो यही एक पूछा जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम सिर्फ दो ही ऐसी धातुएं हैं जिनका अगर हम गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या करती हैं, एक कंडक्टर की तरह व्यवहार करती हैं। बाद बाकी क्या करती हैं, जितनी भी धातुएं हैं एक प्रकार का
वहाँ पर लाइट को बहने में या करंट को बहने में कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न करती हैं। तो यह राइट आंसर बनेगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, फोटोवोल्टिक सेल के उपयोग में सौर ऊर्जा का किस अन्य ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है। यानी कि फोटोवोल्टिक सेल के उपयोग से सौर ऊर्जा का किस अन्य ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। क्या प्रकाशीय ऊर्जा में किया जाता है, क्या विद्युत ऊर्जा में किया जाता है, कि तापीय ऊर्जा में किया जाता है, क्या आंतरिक ऊर्जा में किया जाता है। तो आपसे पूछा गया फोटोवोल्टिक सेल, तो राइट आंसर बनेगा विद्युत ऊर्जा। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्धांत पर सौर सेल कार्य करते हैं। तो सौर सेल होते हैं वो किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, फोटोवोल्टिक प्रभाव पर कार्य करते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करते हैं, फोटो कंडक्टिव प्रभाव पे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण पे करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा ये सौर सेल किस पर कार्य करते हैं, फोटोवोल्टिक प्रभाव पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पीएन जंक्शन के डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई, यानी कि पीएन जंक्शन आपको पता है, पीएन जंक्शन होता है यानी पी टैप और एन टैप, दो अलग अलग प्रकार से आप क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर को लेते हैं, पी टैप और एन टैप, इन दोनों को करते हैं हम डोपिंग कराते हैं। डोपिंग कराने के बाद यहाँ पर पूछा गया है उनकी लेयर की चौड़ाई किस पर डिपेंड करती है, उनकी लेयर की चौड़ाई जो है ना किस पर डिपेंड करती है। अब देखिएगा, ऑप्शन ए कह रहा है कि हल्की डोपिंग के साथ घट जाती है, यानी कि आप डोपिंग कराएं, हल्की डोपिंग कराएं तो उससे क्या होती है, डिप्लेशन जो लेयर है ये वाली ये घट जाती है, भारी डोपिंग के साथ बढ़ जाती है, या फिर वोल्टता से स्वतंत्र होती है, या विलोम पूर्वाग्रह के साथ बढ़ती है। तो राइट आंसर बनेगा विलोम पूर्वाग्रह के साथ बढ़ती है। यानी कि अगर आपने क्या किया यहाँ पर क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को बहने देती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होने देती है ये लेयर, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इसकी चौड़ाई घट जाएगी। और यह क्या करेगा, अगर इसका विरोध करे, यानी कि करंट के बहने का विरोध करे, तो फिर क्या होता है, डिफ्लेशन लेयर की चौड़ाई जो है ना वो बढ़ जाती है। फिर ध्यान से सुनिएगा, अगर करंट का बहने का विरोध करेगी तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई को कम करना है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि करंट को ये आप इसमें से पीएन जंक्शन से बहने दे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, पी और एन प्रकार के दो अर्धचालक संपर्क में लाए जाते हैं तो पीएन जंक्शन बनाते हैं जो टेस्ट की तरह कार्य करता है। किस तरह से कार्य करता है, देखिएगा कि चालक की तरह कार्य करता है, दोलक की तरह कार्य करता है, धारा सुधारक रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है, एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, देखिए जब पीएन, अभी मैंने आपको बताया था, एक पीएन प्रकार का आपस में जब इनको एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो किस प्रकार का कार्य करता है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। ठीक है, राइट आंसर बनेगा रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। अब देखिएगा पी और एन टैप के, यानी पी टैप का क्या कैसे बनता है, देखिए पी टैप, अगर आपको पी टैप का बनाना है, सेमीकंडक्टर चालक पी टैप का बनाना है तो इसमें क्या करते हैं, बोरॉन, किसको, बोरॉन, एल्युमिनियम और गैलियम, यहाँ से सुनिएगा, बोरॉन, एल्युमिनियम और गैलियम की डोपिंग कराई जाती है। अगर आपको क्या करना है, एन टाइप का बनाना है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है तो इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक की क्या करते हैं, डोपिंग कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धियों को जोड़ने को कहा जाता है। यानी जो अर्धचालक है उसमें अगर आप अशुद्धियों को जोड़ते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, क्या डोपिंग कहा जाता है, कि मिश्रण कहा जाता है, कि बनाना कहा जाता है, कि विलयन कहा जाता है। राइट आंसर बनेगा डोपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित सिग्नल के तरंग का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। यानी कि जो आपका तरंग का एक निश्चित सिग्नल है उसके तरंग का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, यानी कौन सी शाखा के अंदर किया जाता है, क्या स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर किया जाता है, कि कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप के अंदर किया जाता है, कि पीएन जंक्शन डायोड के, कि सोनोमीटर के। तो राइट आंसर बनेगा पी, कैथोड रे ऑक्सीलेशन के रूप में। अभी पीएन जंक्शन आपको मैंने बता चुका हूँ, और सोनोमीटर एक प्रकार का यांत्रिक उपकरण है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। निम्नलिखित में कौन सा घटक एकीकृत सर्किट के भीतर विकसित नहीं किया जा सकता है। यानी कि एकीकृत सर्किट है उसके अंदर कौन सा विकसित नहीं किया जाता, क्या वो डायोड नहीं किया जा सकता, क्या वो ट्रायोड नहीं किया जा सकता, कि ट्रांसफार्मर या ट्रांजिस्टर। तो राइट आंसर बनेगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिक उपकरण है, ध्यान से सुनिएगा कि ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिक उपकरण है, जबकि डायोड, ट्रायोड और ट्रांजिस्टर ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो राइट आंसर बनेगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का वर्क मैंने बता दिया, ट्रांसफार्मर का वर्क क्या होता है कि वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा।
ने क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा किसी नॉट गेट, आपने नैंड गेट, नॉट गेट, और गेट ये सारे पढ़े होंगे। तो यहाँ पर पूछा निम्नलिखित में से कौन सा किसी नॉट गेट के द्वारा बनाया जाता है। क्या वो डायोड बनाया जाता है, क्या वो दो डायोड बनाया जाता है, क्या वो एकल डायोड बनाया जाता है, क्या वो एकल ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर एकल ट्रांजिस्टर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डिवाइस जो कम प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र तक सिग्नल स्थानांतरित करता है वो क्या कहलाता है। डायोड कहलाता है, ट्रांजिस्टर कहलाता है, संधारित्र कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में कैपेसिटर, अंग्रेजी में कैपेसिटर बोलते हैं, या प्रेरक। तो राइट आंसर बनेगा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या करता है, आपका कम प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध की तरफ क्षेत्र तक क्या करता है, सिग्नल को स्थानांतरित करता है। कौन करता है, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रखा है एक ट्रांजिस्टर सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। यानी कि अगर आपने देखा हो ट्रांजिस्टर का उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है, क्या घड़ी में किया जाता है, क्या फ्यूज में किया जाता है, क्या सर्वो संबंधी उपकरण में किया जाता है, क्या फ्लोरोसेंट लैंप में किया जाता है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर सर्वो संबंधी उपकरण में। अब ध्यान रखिएगा ट्रांजिस्टर का फंक्शन, यानी ट्रांजिस्टर का फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर जो है ना आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, एम्पलीफायर की तरह यानी उनको उठाना, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। और दूसरा इसका आपका ट्रांजिस्टर का उपयोग जो है ना सिग्नल को अनुदेशित देना यानी ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। और ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी इसको आप ध्यान रखिएगा। जो 2 बार नोबेल फिजिक्स में 2 बार इसको नोबेल मिला है उसका नाम है जॉन बार्डिन। इसको याद रखिएगा, किसने ट्रांजिस्टर खोजा था, जॉन बार्डिन। ठीक है, जॉन बार्डिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा रेडियो सक्रियता में एंटीना द्वारा संचालित संकेतों को कौन परिलक्षित करता है। समताप मंडल, ओजोन मंडल, योड मंडल, अक्षोभ मंडल। और योड मंडल को आप समझिएगा, योड मंडल को कहते हैं हम आयन मंडल। क्या कहते हैं, आयन मंडल। क्या कहते हैं, आयन मंडल। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। रेडियो सक्रियता में एंटीना द्वारा संचारित संकेतों को कौन परिलक्षित करता है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, राइट आंसर बनेगा यहाँ पर आयन मंडल। यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि जो आप सिग्नल्स भेजते हैं अंतरिक्ष की तरफ, यानी अंतरिक्ष की तरफ जो सिग्नल भेजे जाते हैं वो कौन सी लेयर से टकरा के वापस आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वापस आते हैं ये आयन मंडल से। अब थोड़ा इससे यहाँ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखिएगा। यहाँ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी ये अर्थ है तो अर्थ में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की लेयर पाई जाती है। आपने लेयरों के नाम सुन रखे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर पाया जाता है क्षोभ मंडल, जिसको कहते हैं क्षोभ मंडल। दूसरा यहाँ पर पड़ता है समताप मंडल। तीसरा यहाँ पर पड़ता है समताप मंडल में ही कहें तो ओजोन मंडल भी पड़ता है। ओजोन मंडल के बाद यहाँ पर पड़ता है मंडल के बाद यहाँ पर पड़ता है आयन मंडल। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जितनी मौसम संबंधी गतिविधियाँ होती हैं, चाहे आंधी आना, बारिश होना, कोहरा, चाहे कितनी ये सारी जितनी यानी मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो कहाँ पर घटित होती हैं, क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। तो यानी कि होता है क्या, क्षोभ मंडल में घटित होती हैं सारी मौसम संबंधी गतिविधियाँ। अब चलते हैं अगले वाले उस पर देखते हैं समताप मंडल में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवाई जहाज कहाँ पर उड़ाए जाते हैं। तो हवाई जहाज कहाँ पर उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल में। क्योंकि समताप मंडल में ये माना जाता है कि लगभग टेम्परेचर क्या होता है, समान रहता है हर जगह पे। तो यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। इसके ऊपर 28 से 30 किलोमीटर के ऊपर आपको ओजोन लेयर मिलती है। ओजोन लेयर मिलती है जो हमें क्या करती है, सूर्य से निकलने वाली परावर्तनीय किरणों से हमारी रक्षा करती है। इस परावर्तनीय किरणों को ओजोन लेयर क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। और ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन का फॉर्मूला है O3। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है O2 और O3 हो जाता है यहाँ पर किसका, ओजोन का। और ओजोन की परत की मोटाई को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम करते हैं डॉप्सन का। किसका उपयोग करते हैं, डॉप्सन का। अब ध्यान रखिएगा, हुआ क्या था कि 1980 में एक जगह थी अंटार्कटिका, क्या पर अर्कटिका, वहाँ पर पहला छिद्र देखा गया था, किसमें, ओजोन लेयर में। और ओजोन लेयर में छिद्र देखा गया था तो ये किसकी वजह से हुआ था। तो इसको ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इसको CFC यानी CFC का पूरा नाम पढ़ें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या नाम है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपका रेफ्रिजरेटर में और AC में और जितने भी ठंडा करने वाले शीतलक उपकरणों में उपयोग किया जाता है। तो ऐसा माना गया कि जो छिद्र हुआ है ना वो CFC गैस के उत्सर्जन के कारण हुआ है, यानी CFC के ज़्यादा यूज करने के कारण हुआ था। तो इसलिए 1887 में एक कनाडा कंट्री है, कनाडा में एक जगह है मॉन्ट्रियल, क्या चीज़ है,
मॉनिटोरियल। तो मॉनिटोरियल जगह पे क्या हुआ, एक प्रोटोकॉल बुलाया गया, एक मीटिंग बुलाई गई जहाँ पर CFC का उपयोग करना कहा, कम से कम उपयोग किया जाता है, यानी बैन लगा दिया CFC पे। तो इतनी समता मंडल से जानकारी मिली। अगले लेयर पर चलते हैं। अगला लेयर देखिएगा, अगला लेयर बढ़ता है आपका आयन मंडल। कौन सा लेयर बढ़ता है, आयन मंडल। अब देखिएगा आयन मंडल में क्या होता है, 10 की घात -4 जब दाब होता है, 10 की घात -4 दाब होता है, क्योंकि आपको पता है ऊपर की तरफ जाने पे ताप और दाब यानी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के दोनों क्या करते हैं, घटते हैं। तो 10⁻⁻4 जब दाब हो जाता है तो यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, विघटित हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर 3 परत पाई जाती हैं। कितनी परतें पाई जाती हैं, ओजोन मंडल में 3 परत पाई जाती हैं, जिसको नाम दिया गया DEF। अब डी क्या है, डी को बोलते हैं डीस परत, ई को बोलते हैं कैनली हैबेसाइड परत। ध्यान से सुनिएगा फिर से, डी को बोलते हैं डीस परत और ई को बोलते हैं कैनली हैबेसाइड परत और एफ को बोलते हैं एपल्टन परत। ध्यान से सुनिएगा फिर से, डी को बोलते हैं डीस परत, ई को बोलते हैं कैनली हैबेसाइड परत और एफ को बोलते हैं एपल्टन परत। अब ये होता क्या, आपका जो भी आप सिग्नल्स भेजते हैं, रेडियो तरंगें जो भी भेजी जाती हैं, वो एक परत होती है जिसमें एपल्टन परत से क्या करती है, टकराकर वापस ज़मीन पर वापस आ जाती हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। अगर अभी तक आपने नए क्वेश्चन पे देखिएगा, नए क्वेश्चन दे रखा है, टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में किन चीज़ों से एक पास नहीं रखा जाना चाहिए। जो आपका टेप रिकॉर्डर है उसको किसके पास नहीं रखा जाना चाहिए, घड़ी के पास, चुम्बक के पास, या विद्युत स्विच बोर्ड के पास, या रेडियो के पास। अब देखिए टेप रिकॉर्डर में क्या होता है, चुम्बक लगा होता है, और चुम्बक लगा होता है तो चुम्बक में 2 पोल होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ, एक पोल होता है साउथ। तो ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि आप टेप रिकॉर्ड को जो है ना चुम्बक के पास नहीं रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि चुम्बक क्योंकि टेप रिकॉर्डर में चुम्बक है और ये भी चुम्बक है, तो हो सकता है ये आपस में कुछ डाटा को लॉस कर दें। तो इस प्रकार से अगर आपने फिजिक्स के टॉप क्वेश्चन देखे, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेखपाल के लिए, NTPC के लिए, ग्रुप डी के लिए। और भी वीडियो आते रहेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अभी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक यू, बाय बाय।